Hello everyone, myself Dr. Santon Mehta, infertility specialist and gynec endoscopic surgeon. I invite you all for this today's wonderful Insta Live session on decoding the infertility natural way. Infertility यानी कि प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होना। आजकल इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो इस ज़्यादा इंसिडेंस का कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आप आपकी लाइफ में कौन से मॉडिफिकेशंस या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको नेचुरल रूप से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जितना नेचर के साथ रहते हैं, आपकी ट्रीटमेंट जितनी नेचुरली होती है, उतना जल्दी ही आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट मिल सकता है। इंडिया में आजकल 27.5 मिलियन कपल्स यानी कि हर पांचवें या छठे कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इनफर्टिलिटी का इतना ज़्यादा इंसिडेंस होने के कुछ डेफिनेट रीजंस हैं। इसमें से सबसे पहला रीज़न है बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। इस समय पे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के लिए जरूरी एग्स की संख्या लिमिटेड रहती है। जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये एग्स की संख्या कम होती जाती है। तो अगर कोई कपल 30 से 35 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, तो एग्स कम होने की वजह से प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ही दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और उसके कारण होने वाला स्ट्रेस। अभी देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं। अभी ये जॉब में कंपटीशन, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इन सभी की वजह से कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस रहता है और ये मेंटल स्ट्रेस प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला। लॉकडाउन में जब कपल्स को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं था, तब कुछ कपल्स की जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनमें भी कुदरती रूप से प्रेगनेंसी रुक गई थी। So we can very well conclude that if you can decrease the amount of your mental stress, it will definitely improve the chances of your pregnancy. साथ ही में आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। इन सभी चीज़ों के एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से आपके बॉडी के स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी बिगड़ सकती है। कई सारे लोग एक्सरसाइज करना टालते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या भी बढ़ गई है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के इन सभी रिस्क फैक्टर्स की वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं और आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि कोई कपल अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो उन्हें इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए। मेडिकली अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए 1 साल से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कपल को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ केसेस में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या फिर कपल की एज ज़्यादा हो, तो उन्हें 1 साल तक वेट ना करके जल्द ही मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कपल मेडिकल एडवाइस लेना अवॉइड करते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि उन्हें डायरेक्टली ही हाईफाई ट्रीटमेंट या भारी दवा या इंजेक्शन जैसी ट्रीटमेंट की एडवाइस देनी चाहती है। तो इन सभी कपल्स को आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली इनफर्टाइल कपल्स का सबसे पहले स्टेप वाइज इवेल्यूएशन करना रहता है, जिसमें हम हस्बैंड और वाइफ दोनों की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, वाइफ की सोनोग्राफी रिपोर्ट और हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करवाते हैं। और इन सभी रिपोर्ट्स के रिजल्ट के आधार पर से ही उस कपल के लिए ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर ये सभी टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं, तो उन केसेस में कपल्स को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साथ में नेचुरल सप्लीमेंट्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं और प्रेगनेंसी के लिए गुड डेज की एडवाइस देनी रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सिंपल ट्रीटमेंट मेजर से ही कपल्स को प्रेगनेंसी मिल जाती है।
लेकिन कुछ केसेस में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। प्रेगनेंसी के लिए जरूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। अन्य कुछ केसेस में मेल पार्टनर में यानी कि हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन सभी केसेस में उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम महिलाओं के इरेगुलर पीरियड्स के बारे में समझते हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड्स हर महीने की जगह पे 40 से 45 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा दिनों पे पीरियड्स आते हैं। इन सभी महिलाओं में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से स्त्री बीज का अच्छे से विकास नहीं होता है या फिर स्त्री बीज अपने नियत समय पे रिलीज नहीं हो पाता है। इस प्रकार के हार्मोनल डिस्टर्बेंस का सबसे कॉमन एग्जांपल है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पीसीओडी के केसेस में सबसे पहले तो आपको आपका वजन कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या जुम्बा करना चाहिए। आपके डेली रूटीन डाइट में फास्ट फूड, जंक फूड ये सब कम करके हेल्दी फूड, फ्रेश फूड्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही में आपको स्पेसिफिक दवाइयाँ दी जाती है जो आपके स्त्री बीज का अच्छे से ग्रोथ करता है। अभी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम महिलाओं की नॉर्मल शारीरिक रचना समझ लेते हैं। इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि ये सभी ऑर्गन्स प्रेगनेंसी के लिए जरूरी रहते हैं। ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय है, उसकी दोनों साइड में अंडाशय यानी कि ओवरीज रहती हैं और इन दोनों को जोड़ती हुई बीच में ट्यूब्स, नलियां रहती हैं। नॉर्मल रूप से अंडाशय में स्त्री बीज का विकास होता है। जब ये स्त्री बीज पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब एग्स यहाँ से रिलीज होता है और इन एग्स को ट्यूब्स पकड़ लेती हैं। अगर इस समय पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन होता है तो हस्बैंड के शुक्राणु यहाँ पे यानी कि गर्भाशय के मुख के पास डिपॉजिट होते हैं। बाद में शुक्राणु गर्भाशय और ट्यूब्स के द्वारा होते हुए स्त्री बीज की तरफ जाते हैं और स्त्री बीज को फलित करके गर्भ का निर्माण करते हैं और फाइनली गर्भ गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। अभी हम समझ सकते हैं कि ये कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ भी स्ट्रक्चरली या फंक्शनली एबनॉर्मलिटी होती है तो प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अंडाशय में ओवेरियन सिस्ट यानी कि रसोली हो सकती है। यह सिस्ट सिंपल लार्ज सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोसिस की चॉकलेट सिस्ट हो सकती है। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। कुछ केसेस में गर्भाशय में फाइब्रोइड या फिर पॉलिप या फिर सेप्टम हो सकता है। इन सभी केसेस में आपको फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोसीजर यानी कि हिस्टोलेप्रोस्कोपी की एडवाइस दी जाती है। हिस्टोलेप्रोस्कोपी से इन सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि अंडाशय में से सिर्फ सिस्ट वाला पार्ट निकाल के नॉर्मल अंडाशय को बचाया जा सकता है। बंद नलियों को ओपन किया जा सकता है। गर्भाशय में से फाइब्रोइड या पॉलिप को रिमूव किया जा सकता है। उसी तरह से सेप्टम को कट किया जा सकता है। इस तरह से हिस्टोलेप्रोस्कोपी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नियर नॉर्मल बनाया जा सकता है, जिसके बाद लगभग 68 to 72% कपल्स में कुदरती रूप से ही प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। हिस्टोलेप्रोस्कोपी एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इसमें शरीर पर बहुत ही सूक्ष्म इंसिजन द्वारा पूरी प्रोसीजर की जा सकती है। इट्स ऑलमोस्ट अ पेनलेस प्रोसीजर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डे केयर प्रोसीजर, यानी कि सुबह में पेशेंट की प्रोसीजर करनी रहती है और शाम को पेशेंट को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज मिल जाता है। अभी हम मेल फैक्टर यानी कि अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली हस्बैंड के शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है या फिर शुक्राणु की गतिशीलता कम हो सकती है। इन सभी केसेस में आपको IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की एडवाइस दी जाती है। IUI एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हस्बैंड के सीमेन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उसे लेबोरेटरी में स्पेशल टेक्निक द्वारा क्लीन किया जाता है। उसमें इसके बाद सिर्फ अच्छे शुक्राणुओं को अलग करके इन शुक्राणुओं को पतली नोजल द्वारा
स्ट्रो जैसी नोजल द्वारा वाइफ के गर्भाशय में डिपॉजिट किया जाता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, यानी कि इन केसेस में हस्बैंड और वाइफ एपरेंटली नॉर्मल होते हैं। इन केसेस में भी IUI प्रोसीजर करने पे फायदा हो सकता है। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी एक पजल की तरह है, लेकिन अगर इसका स्टेप वाइज इवेल्युएशन किया जाए तो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम पता चल सकता है और बाद में उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पे आपको जल्द ही प्रेगनेंसी मिल सकती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।